हेलो, नमस्ते। अगर किसी भी कारणवश पूरा भारतवर्ष या फिर कोई भी पीएमओ ऑफिस से मुझे अगर सुन रहा है और स्पेशली अगर पीएम खुद मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहूँगी, जो कि मुझे लगता है कि अगर हम ये सॉल्यूशन या फिर जो ये मैं सुझाव देने जा रही हूँ, अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे देश में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज़ करके ही, तो हमारा सोशल फैब्रिक बहुत मजबूत हो सकता है और बहुत सारे बाहर के और अंदर के जो एनिमीज़ हैं हमारे, वो हमारी इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाते हुए आए हैं और एक सर्टन स्पेसिफिक सोसाइटल फैक्टर को यूज़ करते आए हैं, या तो अपने पर्सनल गेन्स के लिए या फिर अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। और हम है यूनाइटेड, जो कि हमें 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले टेररिस्ट अटैक से लेके ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्टिंग से लेके उसके सीज फायर तक जो भी हुआ, उससे हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारा सोशल फैब्रिक जितना हम सोचने लगे थे कि मजबूत नहीं है, और अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत घृणा से लोग आपस में देखने शायद लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक को लगता था कि वो लॉयल नहीं है और दूसरे को लगता था कि वो लॉयल नहीं है, जस्ट बिकॉज दोनों के लॉयल्टी दिखाने का देश के प्रति शायद ज़्यादातर का तरीका अलग था। लेकिन ये जो भी कुछ घटा, इस सब में बहुत सारी चीज़ें नहीं कहूँगी, रियलाइजेशंस एज अ नेशन और एटलीस्ट एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन भारत मुझे रियलाइज हुई, और जिसकी वजह से मेरे माइंड में एक सोल्यूशन क्लिक किया, जो कि अगर हम अप्लाई करते हैं एज इज, या फिर उसमें थोड़े से अगर लूपहोल्स आपको लगते हैं और आप मुझे सजेस्ट करें कि नहीं आप जो ये बोल रही हैं ये बिल्कुल गलत है, तो हम उसको खारिज कर देंगे। और अगर आपको लगता है नहीं ये सही चीज़ है, तो अभी उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर लगता है कि नहीं आइडिया अच्छा है लेकिन कुछ होल्स है, तो उन गैप्स को फिल इन करके अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो मुझे इंडिविजुअली ऐसा लगता है कि शायद हमारा सोशल फैब्रिक बहुत मजबूत होगा और एक हमारी और एक सॉफ्टर इमेज और एक सॉफ्ट इमेज पूरे वर्ल्ड को भी जाएगी, जो कि इस दुनिया में जब मैंने सोचा इस सोल्यूशन के बारे में और एनालाइज किया, क्या पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी डेमोक्रेसी स्पेसिफिकली है जहां पे ये चीज होती हो, तो मेरे दिमाग में, मेरी नॉलेज में, जो कि जितना मुझे पता है पूरे दुनिया के बारे में, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं आई। मैं वो सिटीजन हूँ इंडिया की जो कि सिर्फ यही नहीं देखना चाहती कि इंडिया हर क्षेत्र में जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हमारी कंपेटिटर्स हैं, हम सिर्फ वहाँ पे उनको टक्कर का कंपटीशन देते ही रह जाएं। मैं एज अ इंडियन सिटीजन वो पल देखना चाहती हूँ भारत के लिए, जिसमें भारत से कुछ ऐसे क्षेत्र ही ईजाद हो जाएं जिनमें सबसे पहले ईजाद करने वाले हम बने, और हमें कम्पीट करने के लिए हमारी देखा देखी लोग हमें फॉलो करके एस्पिरेशन रखें कि नहीं यार इस फील्ड में हमें इंडियन से कम्पीट करना है, क्योंकि वो पहली बात तो इस फील्ड के इनोवेटर्स हैं, इस फील्ड के मास्टर्स हैं और चैंपियंस हैं। इसी वजह से मुझे बहुत खुशी होती है एज एन इंडियन जब हम उस क्षेत्र में काम करते हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं उस क्षेत्र को बनाने का, और उससे हम अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं लोगों के लिए, उन्हें नया प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर ये नहीं भी हो पाता तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज में ही अगर हम कुछ अलग सा ऐसा इनोवेटिव करते हैं जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं किया, जैसे कि जब हम चांद के साउथ पोल पे उतरे थे पहली कंट्री, तो बहुत प्राइड एंड जॉय वाली फीलिंग थी, और सारी अचीवमेंट्स के लिए भी प्राइड एंड जॉय वाली फीलिंग है, बट इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा बड़ा प्राइड का मूवमेंट था, क्योंकि इस पूरी दुनिया में पहला है भारत जो कि साउथ पोल पे उतरा और वहाँ पे पानी पाया गया है, और जो कि कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट कि उसको एज अ फ्यूल यूज कर सके ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन और आगे बढ़ सके। तो ये बहुत ही फिनोमिनल चीज़ है, और हमने लिटरली रशिया को बीट करके, जो कि सपोजिटली हमारा फ्रेंड है, तो उसको बीट करके हमने ये चीज़ अचीव करी, तो बहुत अलग लगा, बहुत ही अलग लगा। और ये क्यों मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसा ही भारत होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज हम ग्रो कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम एक तरह से वर्ल्ड लीडर बहुत सालों पहले रह चुके हैं। ये अगर हमारे ऊपर गुलामी का दंश नहीं लगा होता तो शायद हम आज कुछ अलग ही होते और बहुत आगे रह चुके हैं। हमारे क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लोगों ने अपने लेबल लगा लगा के बताया कि उन्होंने ईजाद किया है, पर वो थी हमारी ईजाद और उसके एविडेंसेस हमारे पास है। पर बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया स्पेसिफिकली जो डोमिनेट करता है मेन स्ट्रीम मीडिया को, वो इस चीज को सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन एज एन इंडियन हमारा ये काम नहीं है कि हम उनको एक्सप्लेन करते फिरें, हमारा ये काम है कि हम वो करें जिससे हमारा फायदा होता हो, और हम जब रिजल्ट जनरेट कर लेंगे दुनिया अपने आप अच्छे आएगी हमारे। तो मेरा यही कहना है। और इन सब सिचुएशन में रियलाइजेशंस क्या थी और वो किस फैक्टर पे थी, मैं आपको अपने इस नेक्स्ट सेक्शन में जरूर बताऊंगी। और अगर आप अभी भी कन्विंस्ड है, सुनना चाहते हैं कि क्या है, तो प्लीज सब्र और शुक्र से बिल्कुल आराम से सुनिएगा, क्योंकि अगर हम इस चीज को अचीव करके ले गए, ना ही हम नंबर 1 बनेंगे, हमारे बीच के जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हटेंगी, और एक सोसाइटल इशू जो कि चाहे पर्सनल गेन्स या पॉलिटिकल गेन्स के लिए हमेशा बना के रखा गया और ज्वलंत रखा गया है, जिसकी वजह से नॉट जस्ट राइट नाउ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के आने या जाने से नहीं, हमेशा से भारत में यही नैरेटिव रहा है कि नहीं बहुत पुश एंड पुल है और दुनिया को एक फॉल्स इमेज जाती है, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा।
तो इसलिए मैं आपको बताने लगी हूँ कि एग्जैक्टली पहले सोल्यूशन से पहले रियलाइजेशंस क्या थी कि जो मेरे को ये सोल्यूशन आया दिमाग में। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था वो हुआ था रिलीजन के बेसिस पे। रिलीजन पूछ के निहत्ते सिविलियंस को मारा गया और उस एरिया में प्रॉब्लम्स की गई जहाँ पे ऑलरेडी कहा जाता है कि वहाँ के कश्मीरी पंडित्स और जो वहाँ के मुस्लिम कश्मीरीज हैं उनके बीच में बनती नहीं है और वहाँ से कश्मीरी पंडित्स खुद पलायन कर गए। जबकि बात यही है, वहाँ पे भी शुरू से ही जब से एक्सेशन की चीज़ हुई और पाकिस्तान ज़बरदस्ती हमारे एरिया में घुसा है, तब से ही रिलीजन एक ऐसा सोसाइटल फैक्टर है जिसको यूज़ करके बाहर से ही नहीं अंदर से भी उस रीजन को तोड़ के रखा गया है। ठीक है, उसकी वजह से हमने बहुत सारा चीज़ें देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, पर हम उस पर आज नहीं बात करेंगे। मेन फोकस हमारा ये है कि जब 22 अप्रैल को अटैक हुए तो वहाँ पे स्पेसिफिकली रिलीजन पूछ के एक स्पेसिफिक रिलीजन के कलमे को या उसके रेसाइटेशन, स्क्रिप्चर रेसाइटेशन को यूज़ करके वहाँ पे हत्याएं करी, निहत्ते निर्दोष सिविलियंस की और टेररिस्ट अटैक किया गया ताकि उस रीजन में टेररिज्म फैले और इसकी वजह से पूरा देश वहाँ पे आने से डरे और इस वजह से वहाँ पे रहने वाले जो लोग ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं उनके इश्यूज कभी भी रिजॉल्व ना हो पाए। वो जो फाइनली अब ग्रो करने लगे थे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, वो अब नॉर्मलसी की तरफ ना जाएं। वो हर समय यही सोचते रहे कि उन्हें कहीं ना कहीं एक फाइट के मोड में रहना है, क्योंकि उनका अगर वो फाइट नहीं करेंगे तो समवेयर और द अदर उनका वही सोसाइटल फैक्टर जो उनकी लाइफ को गवर्न करता है विच इज रिलीजन, वो खतरे में आ जाएगा। और इस फैक्टर के ऊपर बहुत सारे बाहरी देश के लोगों ने, जो कि हमारे दुश्मन हैं, रोटियां सेकी है। भारत के बहुत सारे भारतवासियों को, मुझे तो हंसी आ रही थी कि उन्हें ये धक्का क्यों लग रहा है, पर हाँ, बहुत सारे भारतवासियों को ये भी रियलाइजेशन हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज है जो एक्चुअल में ना ही उन्हें फर्क पड़ता है, ना ही वो जानते हैं, ना ही उन्हें जानना है कि भारत क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। और फिर आते हैं वो कंट्रीज जिन्हें ये रियलाइजेशन तो है कि भारत है क्या, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी आभास है कि भारत क्या बनने जा रहा है और बन सकता है। और फिर आते हैं वो तीसरी कंट्रीज जिनको ये चीज का फर्क ही नहीं पड़ता कि भारत क्या कर सकता है या क्या करता आया है, ना सिर्फ अपने लिए, ना ही सिर्फ साउथ एशिया के लिए, पूरे विश्व के लिए। और सिर्फ अभी से नहीं, सिर्फ गुलामी के समय नहीं, या फिर उससे पहले भी जो करता आया है, कैसे हम वसुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी पूरी दुनिया को देते आए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि भारत ने कितना भी ह्यूमैनिटी उन्हें दिखाया उनके टफेस्ट टाइम में, लेकिन उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर रिलीजन ही उनके लोगों, उनकी गवर्नमेंट को रूल करता है और उस रिलीजन को खुद भी वो मिसयूज और डिस्टॉर्ट करके कहीं ना कहीं हमारे बीच में भी प्रॉब्लम्स डालना चाहते हैं और हमें भी ओवरऑल एज अ कंट्री प्रॉब्लमैटिक ही दिखाना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर जो भी वो समझते हैं कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का उन्होंने ट्रांसलेशन किया जस्ट बिकॉज वो उस कंट्री में पैदा हुए हैं जिसपे वहाँ पे मेजोरिटी में वो रिलीजन पढ़ाया जाता था, इसका मतलब ये है कि सबकी ही अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट रिलीजन वही है। और अगर उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं और सबका साथ और सबका विकास किया जा रहा है लिटरली, तो उनके लिए वो चीज प्रॉब्लमैटिक इतनी ज्यादा है कि वो एक्चुअल में सिविलियंस के ऊपर होने वाले रिलीजियस ग्राउंड्स पे टेररिस्ट अटैक को कंडेम करने की बजाय और उस कंट्री जो हमेशा से इस चीज को परपेचुएट करती आई अप अंटिल नाउ, उसको कंडेम और आइसोलेट करने की बजाय वो उसी कंट्री को आइसोलेट और कंडेम करने लगे जहां पे एक्चुअल में रिलीजन का यूज करके निहत्ते सिविलियंस को मारा गया है। और जब रिटेलिएशन में टेररिस्ट बेसिस पे अटैक किया गया बाय द आर्मी, तो उस चीज को प्रमोट करने की बजाय या फिर कहने की बजाय कि आपने सही किया, यही करना चाहिए था, क्योंकि सिविलियंस की जाने बहुत कीमती है, जाने सबकी कीमती है, लेकिन सिविलियंस टेररिज्म में नहीं जी सकते। इस वजह से आपके आर्मी ने जो टारगेटेड एक्शन लिया अगेंस्ट टेररिज्म एंड द टेररिस्ट बेसिस, तो वो सही था। वो बोलने की बजाय उनका यही नैरेटिव था, जस्ट बिकॉज सामने वाली कंट्री मुस्लिम है और हम भी मुस्लिम है, इसका मतलब उनके हर गलत एक्ट जस्टिफाइड है, इवन दो उनके खुद के रिलीजन में ये चीज बहुत ही हेनियस मानी जाती हो। तो बहुत सारे लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ इंडिया के, जो कि एक्चुअल में अपनी ही इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी इस चीज पे ध्यान देते ही नहीं थे, क्योंकि वो बिजी होते थे अपने रियल लाइफ में और उन्हें ये चीज का पता ही नहीं था कि टर्की और अजरबैजान जियोपॉलिटिकली हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट इसीलिए नैरेटिव देते हुए आए हैं। एक समय पे पूरी ओआईसी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनका ग्रुप है वो पूरा अगेंस्ट में होता था और उसमें से हम ज्यादातर सऊदी अरेबिया को या फिर यूएई को ब्लेम ज्यादा करते हुए आए हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका खुद को ये रियलाइजेशन हुआ है कि वी हैव टू गेट पास्ट ऑल दिस रिलीजियस पॉलिटिक्स, इसको हम ओवर पावर नहीं कर सकते, इसको और हटा भी नहीं सकते। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत नैरेटिव चेंज किया है। अब वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली चीजें करते हैं, बट स्टिल बेरेबल है, बेटर है, बिकॉज इंडिया भी अपने बेनिफिट्स के लिए बहुत सारी चीजें करता है जो कि जियोपॉलिटिक्स में होता है। ये चीज का रियलाइजेशन आम इंडियंस को नहीं होता है और उन्हें
उन्हें इस बात को तो बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था कि टर्की एंड अजरबैजान आर वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनको मैटर ही नहीं करता कि ह्यूमैनिटी क्या है, इंटरनेशनल लॉज क्या है, सिविलियन राइट्स क्या है, या फिर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म होती कैसे है। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि उनके दिमाग में उन्होंने एक भ्रम फैला लिया है कि इंडिया में जो भी होता है मुस्लिम्स के अगेंस्ट होता है, इस्लाम फॉलो नहीं करने दिया जाता। इस वजह से पाकिस्तान इज डूइंग वट एवर इज डूइंग, इवन दो जो जबकि ये बहुत ही गलत नैरेटिव है। शायद पाकिस्तान की हरकतों की वजह से जितना ज्यादा पूरे दुनिया के, नॉट जस्ट इंडिया, पूरे दुनिया के मुस्लिम्स को जितना नुकसान हुआ है इतना किसी को भी नहीं हुआ। बट फॉर सम रीजन ये चीज का रियलाइजेशन उन्हें नहीं होता है। पर अब आई एम ग्लैड कि पूरे भारत देश को इस चीज का पता है कि टर्की और अजरबैजान क्या है, एंड और लोगों ने एक्शंस लिए विच इज कमेंडेबल। फिर उसके बाद ये सब होते होते हमें इज एज अ कंट्री ये चीज का भी रियलाइजेशन हुआ कि शायद हम फॉल्सली बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स को ब्लेम कर रहे हैं, ये बिना जाने कि उन्हीं मुस्लिम्स के बीच में मुस्लिम बन के इंडियन बहुत सारे बांग्लादेशीज और पाकिस्तानी हमारे बीच में बैठे हैं। तो ऑफकोर्स वो कभी क्यों कहेंगे वंदे मातरम और जय हिंद, और आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे ही रेस के हैं, हमारी जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो एक समय पे हम ही थे। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आउटसाइडर है और इनसाइडर कोई और है। और इसकी वजह से बहुत बार ऐसा नैरेटिव या मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरे रिलीजन के लोगों के में बन जाती थी। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आई और जब बात आई हमारी आर्म फोर्सेस की और हमारे पूरे इंडिया की सेफ्टी की, तो ज्यादातर लोग एक ही तरफ पे थे, विच इज कि जो हरकत हुई है उसको धर्म पूछ के किया गया है तो धर्म बता के बदला लो और जरूर रिवेंज लो। और टेररिस्ट कैंप्स पे जो अटैक मारी आर्मी ने उसके लिए वी वर वेरी प्राउड। एंड थर्ड थिंग वाज वी वर फीलिंग ग्लैड कि हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वो पैसा एक्चुअल में हमारी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जा रहा है। एंड एयर डिफेंस systems actually saved so many lives, even though there were so many fallen angels in this situation, but still the casualties were way lesser in comparison to the country which actually instigated this terrorist act, and then when we took action against terrorism actually unnecessarily retaliated for no reason at all, and they actually broke so many laws including the ceasefire। तो इस चीज का हमको रियलाइजेशन हुआ एज अ नेशन। एंड फिर ये चीज हुई कि बहुत सारे स्पेसिफिक व्लॉगर्स जिनका रिलीजन शायद हमारे देश की मेजोरिटी विच इज हिंदू उनमें से आता है, वो हमारे बहुत बड़े जयचंद है और बैक स्टैबर्स है। और हम बात करते हैं कि मे बी मुस्लिम्स आर नॉट लॉयल टू द कंट्री और सिख्स आर नॉट लॉयल टू द कंट्री। ऑन द फ्लिप साइड बहुत सारे इंडियन लॉयलिस्ट सिख्स को ये चीज का एडवांटेज और मौका मिला एक्सप्लेन करने के लिए उन खोतिस्तानियों को कि दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। एंड बहुत सारे लोग जो कि शायद कहीं ना कहीं खोतिस्तानियों के बातों से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान द्वारा अभी तक पंजाब का सेंटिमेंट और उसका कल्चर यूज करके जो पाकिस्तानी एंड खोतिस्तानी जो नैरेटिव फैलाते आए हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारी पंजाबियत इज सुपीरियर और आपकी इंडियननेस को आप दबाइए। इवन दो वो बेचारे सिख कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है दो डुअल नैरेटिव्स के बीच में। उनमें से बहुत सारे सिख्स को ये चीज का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी शुड बी लॉयलिस्ट टू देम, बिकॉज जब वक्त आया तो यही खोतिस्तानी किसी चूहे के बिल में चले गए थे जब कंडेम करने की बात आई कि पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज पे अगेन अटैक मारा, और उसमें भी सबसे पहला और सबसे ज्यादा अटैक स्टेट पंजाब पे ही था, और वहां पे हरमंदर साहब के ऊपर भी इन्होंने तोड़ने की साजिश की। तो जितना इनका कहना था ना कि हमने करतारपुर बॉर्डर बनाया है कि भाई सिक्स को हम प्रमोट करते हैं, हम हमारे बीच में कोई एनिमोसिटी नहीं है, ओनली हिंदूज हेट सिक्स और एल्स ये लोग के बीच में सही रिश्ते ना रह पाए, उसको यूज करने के लिए। तो ये चीज का भी एक्सपोजर हुआ इस पूरी सिचुएशन में। अगेन अ रिलीजियस थिंग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का भी हमें रिलीजन पता चला कि भाई वो ना ही हिंदू है, क्रिश्चियन है, ना ही सिख है, जैन है, जू है, पासी, कुछ भी नहीं है। वो इंडिया में एग्जिस्ट करने वाले किसी भी रिलीजन से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस रिलीजन से है जहां पे टेररिस्ट अटैक होने पर साइलेंस को रखा जाता है। दे आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि कहीं उनके व्यूज ना गिर जाए। और उसी के फ्लिप साइड पे हमें ये भी चीज पता चली कि जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इंटेलेक्चुअल्स, जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल और थोड़ा सा माइल्ड समझते थे, या फिर रिलीजियस हेट मॉन्गरर्स नहीं समझते थे, या फिर रिलीजन से पागल इंसान नहीं समझते थे, उनका भी एक्सपोजर हुआ कि एक्चुअल में देखा जाए उनका बोलना अच्छे बातों पे, सोसाइटल बातों पे, यूनिटी पे, पूरे साउथ एशिया की यूनिटी पे और गुड रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ओनली मोटिवेटेड बाय कि उनको हमसे हमारी ग्रोइंग पावर, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, या फिर हमारे ट्रेड से, हमारी इकोनॉमी से उनको क्या फायदा मिल जाए। और ये होने की वजह से, ये पूरी रिलीजियस सिचुएशन होने की वजह से ये भी पता चल गया कि वो भी कहीं ना कहीं गवर्न बाय रिलीजन ही है, इंटेलेक्ट उनकी भी खड्डे में गई हुई है। तो अगेन रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस थिंग हमको एक्सपोजर मिला। एंड फिर उसके बाद हमें ये भी पता चला कि सर्टेन स्पेसिफिक कंट्रीज
कितनी हमारी दोस्त हैं और किस बेसिस पे वो दोस्त नहीं है। उधर भी वही चीज कि भाई एक पर्टिकुलर रिलीजन से होने की वजह से रिलीजन से ऑब्सेशन इतना कि उसी रिलीजन के लोगों के गलत एक्ट को भी अननेसेसरली इकोनॉमिकली आर्म से और नैरेटिव से भी सपोर्ट करना, तो इस चीज का भी एक्सपोजर हुआ। और हमें एज इंडियंस बहुत ग्लैड होना चाहिए कि हमें धक्का लेने की बजाय या बुरा मानने की बजाय हमें हम सबको ये एक साथ ये चीजें पता तो चली। शायद अगर ये सिचुएशन ना होती तो हम लोग कभी एक दूसरे की बात को मानते ही नहीं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ग्रो हो चुकी थी। और फिर उसके बाद सिर्फ हरमंदिर साहब पे नहीं, वैष्णो देवी पे भी खतरा डालने की कोशिश की गई, पर वहां पे अगेन रिलीजियस फैक्टर आया और वहां पे ये दिखाई दिया कि बहुत सारे सिख्स माँ वैष्णो को मासी जी मानते हैं। मासी जी इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। जितने भी लोग इस हिंदू अगर हैं और इस मैसेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। मासी जी कहने का मतलब ये है कि ये हमारी माँ जैसी है, मीनिंग हमारा रिलीजन कुछ और है लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं तो ये हमारी माँ जैसी है। और उसमें से बहुत सारे सिख्स ने खुद ही ये चीज कही कि मासी क्यों कहना, भाई माँ है साडी। तो वो भी सही थे और मासी कहने वाली भी सही थे। इंटेंट रिस्पेक्ट का था, जो कि बहुत अच्छा लगा। और उसकी वजह से ये रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअल में जो सिख्स और हिंदूज के बीच में काफी टाइम से डिवाइड डाला जा रहा था, वो डिवाइड उतना है नहीं सोसाइटी पे, ये सिर्फ ऊपर के लेवल पे है। और अगर था तो इस सिचुएशन से शायद मुझे लगता है काफी हद तक कम आया होगा। क्यों? क्योंकि सिख्स को भी, जिनको शायद कंफ्यूजन रही होगी कि खोतिस्तानी सही बोल रहे हैं या फिर पाकिस्तान सगा है, तो ये चीज का रियलाइजेशन उन्हें हो गया होगा अब तक कि वो किसी के भी सगे नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ एक रिलीजन को यूज करके हर किसी को एक्सप्लॉयटेशन करना, बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन कुछ पर्टिकुलर चीजें कहती है जो कि शायद उस रिलीजन में हो भी नहीं, और हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंड की गई हो। ये हर चीज की पॉसिबिलिटी है। पर अगेन ये चीज, और यूजुअली ये नैरेटिव बहुत सालों से चलता है। न्यूज वालों को तो ये बहुत मजा आता है, विच इज डूइंग हिंदू मुस्लिम, अगेन रिलीजियस थिंग, कि हिंदू मुस्लिम करें और उसके बाद हिंदू, पहले मुस्लिम्स क्वेश्चन करते थे, अब हिंदू कुछ सालों से हिंदूज का क्वेश्चन करना है, द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब हर समय यही होता था कि भाई आप जय हिंद क्यों नहीं बोल सकते, आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते। और मुस्लिम्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोलते थे और कईयों का हेजिटेशन होता था कि नहीं, रिलीजियस ग्राउंड्स पे हम ये चीज नहीं कह सकते, क्योंकि वंदना करना हमारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रिजर्व्ड है, इवन उसके प्रॉफिट के लिए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रिजर्व्ड है। इसलिए वंदना का शब्द हम किसी के लिए भी नहीं कर सकते, इवन भारत माता। पर शायद हो सकता है अगर हमने ये सोचा होता कि आपको अगर वॉर चैंट देनी है तो क्या आप हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं या फिर भारत जिंदाबाद कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो एक्चुअल में यहाँ के पले बड़े और यहीं के हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें ये चीज का रियलाइजेशन नहीं था कि उन बस्तियों में जिनमें जाके ये मीडिया रिपोर्टर्स बातें करते थे, उनमें से बहुत सारे तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं। उनके अकॉर्डिंग तो कभी भी वो ये नहीं चाहेंगे कि इस बात पे सेटलमेंट हो जाए कि भाई एक हैक निकाला गया है कि भाई रिलीजन आपके देश के जयते होने से क्लैश ना करे, विच इज हिंदुस्तान और एल्स भारत जिंदाबाद। तो वो चीज का सोल्यूशन तो वो कभी देंगे नहीं। और उनमें से आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी, एक इंडियन है। क्योंकि अगर हम बाहर देश भी जाते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर अमेरिका, लंदन, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, हम सब तो एक जैसे दिखते हैं। इसी वजह से तो बहुत सारे पाकिस्तानी, जिनको शायद थूके भी नहीं कोई दुनिया, वो इंडियंस का नाम लगा के अपने सारे बिजनेसेस चलाते हुए आए। तो हमारे देश में जब ये चीज हो रही थी और हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, या फिर जब ध्यान दिया गया तो और बहुत सारे इंटरनल एनिमीज ने उस चीज को होने नहीं दिया, क्योंकि मौका और दस्तूर बना नहीं था। तो आपको क्या गारंटी थी कि वो लोग वो नहीं थे जिनको हम सोच रहे थे होना है, पर वो थे जो अभी मैंने बताया कि वो कौन थे। और उसके बाद ये भी पता चला होगा बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स को कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कितने ज्यादा रेलिवेंट है और कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से ये मेरी प्रार्थना है कि आप अभी के लिए लैंग्वेज वॉर छोड़ दीजिए। आपका रिक्वेस्ट कि भाई हमें अगर हिंदी पढ़ाई जाती है तो बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाए, विच इज अ गुड थिंग। आई थिंक कि भाई करिकुलम में चॉइस जरूर होना चाहिए कि हर स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम संस्कृत एक साउथ इंडियन लैंग्वेज जहां पे भी वो जाके जॉब करना चाहते हैं फ्यूचर, उसका चॉइस जरूर मिले। लेकिन आप उसको हुलिगन्स की तरह फोर्स करके नहीं करवा सकते किसी भी एरिया में, और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही साउथ इंडियंस को एक और चीज बोलनी है कि सिर्फ हिंदी नहीं है नॉर्थ में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। इट्स जस्ट दैट कि आपके माइंड की लिमिटेशन है कि नॉर्थ इज ऑल हिंदी। सेम वैसे ही जैसे नॉर्थ इंडियंस के माइंड में लिमिटेशन है कि एवरीथिंग सदर्न इंडिया इज मद्रास। ओके, यू गाइज आर इक्वली रॉन्ग। पर आपको शायद इस सिचुएशन से रियलाइजेशन हुई होगी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कितना फाइट करते आए हैं, कितने डट के अपनी आर्मी के साथ, और पहले भी जब हम पे आक्रांता आके घुसते रहे हैं, कितने लोगों ने कितना प्रोटेक्ट किया है और कितना कुछ खोया है, गवाया है। तब जाके आप जो बोलते हैं और प्राइड एंड जॉय बोलते हैं ना कि हमारा कल्चर ओल्डेस्ट है और अनटच्ड है, वो इसीलिए रहा है क्योंकि नॉर्थ ने ज्यादातर ब्रंट लिया है। उसका लाइव एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा और बहुत लोगों को इस चीज की रियलाइजेशन हुई। तो कहीं ना कहीं अगेन रिलीजियस फैक्टर की वजह से एक लैंग्वेज के लिए भी एक नया चीज निकल के आया। और फिर उसके बाद ये भी पता चला कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कितने
अच्छे हैं, जिसने एक्चुअल में सिर्फ एक नहीं हर तरह के रिलीजन को के लोगों को प्रोटेक्ट किया इंडिया में, और इस चीज को भी एक्सपोज किया पाकिस्तान के स्टूपिड नैरेटिव को, जो कि उसकी सो कॉल्ड आर्मी चीफ के लेवल का आदमी बिलीव करता है कि भाई मिसाइल्स, या फिर उनके नेता बिलीव करते हैं कि मिसाइल स्पेसिफिकली रिलीजन को देख के टारगेट करती है। बस द नैरेटिव, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम्स ने भाई साहब पूरा प्रोटेक्ट किया सभी को, और हमने जो टारगेटेड मिसाइल्स मारी वो वहां मारी जहां पे मारना बनता था, विच वॉज टेररिस्ट एरिया रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। ये बात बिल्कुल पक्की है पाकिस्तान के एरिया में, राइट। एंड हाउ फेक इंटेलेक्चुअल्स वर पाकिस्तानीज, ये भी हम एक्सपोज होते हुए देखते रहे। और इसके अलावा हमारे पूरे इंडिया की एक ओवरऑल यूनिटी की इमेज बाहर निकल के आई। बहुत सारे इंडियंस को, सिर्फ देश के बाहर के तो बहुत सारे दुश्मन है जो शुरू से यही नैरेटिव देखते आए हैं कि इंडिया का सोशल फैब्रिक उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। तो रिलीजियस फैक्टर्स की जो रिलीजन वाला जो फैक्टर आता है, तो उसमें इंडिया को हमेशा वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे रैंकर्स हमेशा लो ही करते आए हैं, जिसमें से ये बोला जाता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी होने के बाद भी बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है रिलीजन प्रैक्टिस करने की, स्पेशली माइनॉरिटीज। और वो हमेशा एग्जाम्पल यूज करते आए हैं इंडिया के मुस्लिम्स का, और यही चीज बोलते आए हैं कि इंडिया के मुस्लिम्स नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या उनको आजादी नहीं है, जबकि ये फॉल्स नैरेटिव है स्पेसिफिकली इस लेवल पे कि पहली बात तो वो माइनॉरिटी हमारे देश की रिलीजियसली नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, वी ऑल इंडियंस नो, बट ये दुनिया कौन सुनने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी चीज बोली जाती थी कि भाई आजकल बहुत ज्यादा इनटॉलरेंस बढ़ गई है, एनिमोसिटी है, आपस में लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी हो तो मॉब लिंचिंग हो जाती है, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है। ये सबको पछाड़ के एक चीज समझ में आई, सबका यही गुस्सा था, रिलीजन पूछ के मारा गया है तो रिलीजन बता के ठोकिए। और इसमें नेता हो, कुछ बहुत सारे समझदार अभिनेता हो या आम जनता, सबके अंदर जो कि एक्चुअल में पेट्रियोटिक टू इंडिया है उससे रेज निकल के आया। हमारे ही बीच में जिनको हम समझते थे कि ये तो है ही पेट्रियोटिक, वो जयचंद है हमारे देश के, बहुत अच्छे से एक्सपोज हुए। और ये भी लोगों को समझ में आया कि कुछ लॉज और कुछ बिल्स पास होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी सिचुएशन की वजह से हमें ये मौका मिला कि हमारे देश के बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने वाले आउटसाइडर्स, जो हमारे ही देश के बहुत सारे माइनॉरिटी के हक मार रहे थे, उनको भी निकालने का और उनको आइडेंटिफाई करने का हमें एक चांस मिला। तो ये सारी रियलाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस फैक्टर एज अ नेशन बहुत सारे लोगों को अलग अलग वे में स्प्रेड आउट हुई। शायद सबको ये, बहुत लोग होंगे जिनको ये एक साथ सारी चीजें महसूस हुई, और बहुत सारे सेक्शंस हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनको ये अलग अलग लेवल पे महसूस हुई। पर मैंने आपको ओवरऑल ये कंसोलिडेट करके बता दिया कि जो मैंने सोल्यूशन सोचा है या मैं चाहती हूँ कि हम अप्लाई करें अपने देश में, उसके लिए ये इंस्पिरेशन कहां से आई और क्यों मैंने सोचा। अब जब मैंने बता ही दिया है कि हमें रियलाइजेशंस क्या हुई इतना सब होने के बाद, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं और अपने सोसाइटल फैब्रिक को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। इंडिया वो डेमोक्रेसी है जहां पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। अब बहुत लोगों की ये कंप्लेंट भी है कि नहीं, कहाँ है, एक जोक मार दो या कुछ बोल दो तो भाई पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो उन लोगों को ये चीज का रियलाइजेशन करना आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी इंटेंट भी ना बहुत मैटर करती है जोक के पीछे। मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन सो मेनी कॉमेडियंस हु एक्चुअली ट्राई टू बी फनी एंड इन दैट प्रोसेस दे डोंट इवन रियलाइज कि उनके इंटेंट पीछे से क्या हो रही है। और जब इंटेंट सही नहीं, स्लाइटली प्लेस नहीं होती, तो वो जोक सही तरह से लैंड नहीं होता। और ऑफ कोर्स जो लोगों ने ऑफेंस लेना है वो बहुत ज्यादा लेवल पे भी ले लेते हैं। दैट बीइंग सेड, सबसे अब सीधे आई एम सॉरी आई डाइग्रेस, सोल्यूशन पे आते हैं, विच इज के हमारे पास हमारी एक्चुअली गवर्नमेंट के पास है डीडी नेशनल करके और बहुत सारे गवर्नमेंट चैनल्स हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और वहां पे प्राइम टाइम पे हम कुछ ऐसे शोज और ऐसे शोज की सीरीज डेवलप कर सकते हैं जहां पे हमारे देश में जन्म लेने वाले या फिर हमारे देश में बाहर से आने वाले जो भी रिलीजन्स हमारे देश के अंदर प्रैक्टिस किए जाते हैं, विच इंक्लूड्स नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, बट ऑल्सो इंक्लूड जोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म and Jainism, Buddhism, every other religion possible, which I might be forgetting right now, which is being practiced by even one of the Indian right now. Those religions and their associated books and scriptures, उनकी जो associated books और scriptures है, उनको genuinely लाके present किया जाए उन shows में। उसमें जैसे अगर मान लीजिए हम example लेते हैं, अगर हमें इस्लाम को ही study करना है तो वहाँ पे हम dedicated shows बनाए, chapters और series बनाए, और जो major books हैं उनको पूरे ट्रांसलेशन इन इधर हिंदी या फिर इंग्लिश में, अरबिक से हम ट्रांसलेशन करें और आयत बाय आयत पूरा ट्रांसलेशन के साथ रिलीजन को लाइव
पढ़ाएं और समझाएं और अच्छे से इसको डिस्कस करें। और जैसे अगर बात कर ले हम सिखिज्म की, तो अगर हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो उनको हम अब गुरुमुखी तो हर किसी को ना ही पढ़नी आती है ना समझ आती है, शायद बहुत सारे सिक्स भी ऐसे होंगे जिनको नहीं भी आती होगी, तो उनके लिए भी बहुत फायदा हो जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रॉस रिलीजन को ही फायदा होगा, जो बहुत सारे अपने ही दुनिया में खोए हुए पर उस धर्म में पैदे हुए लोगों को भी बहुत नॉलेज मिलेगी कि अलग मतलब हम एक पर्टिकुलर डे दे देते हैं, मतलब गवर्नमेंट चैनल्स पे प्राइम टाइम पे पर्टिकुलर डे एक रिलीजन को दे देते हैं, और उस प्राइम टाइम आर में हम चैप्टर वाइज जो मेजर स्क्रिप्चर्स हैं उस रिलीजन की और बुक्स है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको प्रॉपर उनके अंदर लिखे हुए श्लोकास, मंत्रास या फिर आयत्स या फिर वर्सेस को शो करके उनको दिखा के और उनको करेक्ट ट्रांसलेशन के साथ हम टीच करवा सकते हैं, एनालाइज करवा सकते हैं और उस पर डिस्कशन बिठा सकते हैं। इससे बहुत फायदा ये होगा कि जो उस रिलीजन के इग्नोरेंट लोग हैं उनको एक आउटलेट मिलेगा जहां पे वो देख के, विजुअली देख के बहुत जल्दी सीख पाएंगे अपने ही रिलीजन को और समझ भी पाएंगे कि असल में क्या लिखा है उनके रिलीजन में। और सेम फायदा दूसरे रिलीजन वालों को भी होगा कि वो एक इग्नोरेंट की तरह कि भाई हाँ ये सो एंड सो, और मीम्स और कहते हैं ना जो बाहर के लोगों ने हमारे जो अपने बबल्स में रहने की वजह से जो हमारे बीच में एक स्पेस बनता है उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग का एक बीज बो के रखते हैं, इंटरनल दुश्मन भी और एक्सटर्नल दुश्मन भी, वो भी हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें क्रॉस रिलीजन नॉलेज मिलेगी और बिल्कुल प्रिसाइज एंड एक्यूरेट नॉलेज मिलेगी। और क्योंकि अब हम पूरा ट्रांसलेशन करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और एग्जैक्ट स्क्रिप्चर्स को शो करके ये चीज करेंगे, तो बेस्ट चीज ये होगी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे ऐसी एक गवर्निंग बॉडी जहां पे एग्जाम्स के थ्रू क्वालिफाई करके ही जो स्कॉलर्स डिजर्व करते हैं उस सीट को, जो एक्चुअल में नॉलेजेबल है और दे हैव क्लियर द एग्जाम एंड दे आर एक्चुअली द गुड पर्सन टू रिप्रेजेंट देयर ओन पर्टिकुलर रिलीजन इन अ करेक्ट वे, जिससे लोगों के अंदर नॉलेज बढ़े और सौहार्द बढ़े, ना ही सिर्फ उस रिलीजन के लोगों में बट और रिलीजन के भी बीच में, तो उन्हीं को ही वो चांस दिया जाए। और उससे एक बेनिफिट ये होगा कि एड़े भेड़े किसी भी दुश्मन देश के यूट्यूबर्स की बयानबाजी सुनने की बजाय किसी भी धर्म के आप सही स्कॉलर्स पे सही एविडेंसेस को लेते हुए सही चीज समझेंगे और आपको सही चीज समझ में आएगी। ना ही आपके धर्म के, ना ही किसी और के धर्म के आपको कोई भी बेवकूफ बना नहीं पाएगा, तो ना ही आपको बेवकूफी से कन्वर्ट कर पाएगा अनटिल अनलेस आप खुद कन्विंस्ड है कि हाँ आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं उससे वो आपकी खुद की पर्सनल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, कोई और करता है, तो इसलिए आपने चेंज किया है। नॉट बिकॉज कि आपकी शादी आपने करनी थी इसलिए आपने किया, या आपको ब्रेन वॉश किया गया, या फिर आपको लव लपाटे में फंसा के किया गया, ये सब भी हट जाएगा। एंड तीसरी चीज कि भाई बहुत सारे लोग हैं भारत देश में जिनको एजुकेटर्स बनने का शौक है, पर कन्वेंशनल एजुकेटर्स बहुत सारे हो चुके हैं, चाहे आप स्कूल्स की बात कर ले या कोचिंग सेंटर्स, मशरूम की तरह एवे उगते चले जा रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एजुकेटर बनने का शौक है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट्स ना हो जो कि यूजुअली कोचिंग इंडस्ट्री या फिर नॉर्मल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही एक नया पाथवे मिलेगा उन एजुकेटर्स को जिनको शायद रिलीजन में, लैंग्वेजेस में या फिर सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए एक नया एवेन्यू और एक डोमेन बनेगा जहाँ पे वो लाइव पढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट से सैलरी भी ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट अलाउ करे। इफ नॉट देन फिर वो और भी और चीजें कर सकते हैं इसको यूज करके, अपना पैरेलल भी अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं चीज़ों को। एंड इसके अलावा क्योंकि अब बहुत सारे रिलीजन्स, अगर हम बात कर ले भारत की मेजॉरिटी रिलीजन की विच इज़ हिंदुइज्म ए सनातन एक्चुअली सनातन धर्म ए हिंदुइज्म, तो उसका भी अगर हम स्क्रिप्चर्स की, रियल स्क्रिप्चर्स की बात करें, किसी की ट्रांसलेशन नहीं, बाद में कोई संहिता नहीं, कोई चालीसा नहीं, अगर हम रियल स्क्रिप्चर्स की बात करें जो बिल्कुल बेस से आती हैं, वो एक्चुअल में बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वो हिंदी में है, पर वो हिंदी में नहीं है, वो देवनागरी लिपि में नहीं है, वो है संस्कृत में, जो कि हिंदूज को खुद को नहीं पढ़नी आती, ना ही समझ में आती। ये तो सिंपली वही बात है हिंदूज के साथ भी कि हम क्योंकि कहीं ना कहीं लिपि मिलती है तो हम संस्कृत पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं वो हमें नहीं पता। और यही सेम प्रॉब्लम मुस्लिम्स के साथ भी होती है कि वो पढ़ तो लेते हैं अरबी, लेकिन उन्हें अरबी शायद बहुत सारी समझ नहीं आती, इसी वजह से उनके पास रियल मैसेज कभी भी नहीं पहुंचता। और इसी ब्लाइंड स्पॉट का बहुत लोग इंटरनली और एक्सटर्नली हमेशा से यूज करके लोगों को अननेसेसरली प्रॉब्लम करते आए हैं। अगर उनको लड़ा नहीं पाए तो एटलीस्ट उनके माइंड में एनिमोसिटी भरते आए हैं, जिसकी वजह से हमारा सोशल फैब्रिक कमजोर होता है, या फिर दुनिया को मौका मिलता है ये दिखाने के लिए कि सोशल फैब्रिक कमजोर है, जबकि वो होता नहीं है। तो इस चीज को भी एक हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। और इससे एक और एक फायदा होगा कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं, वो
इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी बढ़ेंगे, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जिसमें धार्मिक धर्मों का बहुत इजाद हुआ है, लेकिन इसके अलावा भले ही आक्रांताओं के थ्रू ही सही, लेकिन बहुत सारे दूसरे लैंग्वेज या दूसरे एशिया के ही दूसरे रीजन के भी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ रिलीजन के साथ मर्ज होकर भी आए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जितने भी जूस हैं वो तो पनाह लेने आए थे, लड़ने नहीं, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी और जुडाइज इस्लाम की बात करें तो वो आए थे इन्वेडर्स की तरह। तो लेकिन वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि एटलीस्ट अब क्रिश्चियनिटी है, अब जो एक्चुअल में बाइबल है, अगर ओरिजिनल ऑथेंटिक बाइबल की बात करें या फिर इस बारे में बात करें कि जीसस क्या बोलते थे, ये मिसकंसेप्शन है कि जीसस इंग्लिश बोलते थे या वो हिब्रू बोलते थे जस्ट बिकॉज वो जूइश एरिया में पैदा हुए थे या वो जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। ये मिसकंसेप्शन है। उनकी एक्चुअल में लैंग्वेज अरामीक थी। ये तो बहुत सारे क्रिश्चियंस को भी शायद नहीं पता होगा। ऐसे ही सेम वे अब अगर हम इस्लाम की बात करें तो भाई वो अरबिक है, जो कि हमारी इंडिजिनस लैंग्वेज तो नहीं है, हमारे रीजन की लैंग्वेज नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम ज़ोरास्ट्रियनिज्म की बात करें और अगर हम जुडाइज्म की बात करें तो भाई ज़ोरास्ट्रियंस भी तो पारसी लेके आए, पारसी हमारे रीजन की नहीं है, फारसी एक्चुअल में, जिसको पारसी बना दिया गया कह कह के। और फिर आता है हमारा जुडाइज्म, अब उसमें भी जो भाषा है वो भी हमारे रीजन में ईजाद नहीं हुई है, हिब्रू यहाँ की नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो 4 लैंग्वेजेस तो ऐसे ही बन गई जो बाहर की हैं, जो कि हमारे लिए बाहरी हो गई या इंटरनेशनल हो गई। तो लेकिन उनके अंदर स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं जिनको फॉलो करने वाले लोग हमारे यहाँ रहते हैं और हमारे अपने खुद के सिटीजन्स हैं। तो क्यों ना हम रिलीजियस डिस्कशन के लिए प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उनके साइड में ही मे बी इफ नॉट प्राइम टाइम सम अदर टाइम और मे बी ऑन द वीकेंड्स हम ये लैंग्वेज सेशंस भी लगाएं, जहाँ पे जितने भी लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भी एक अलग एवेन्यू मिले और उनको अलग पर्सपेक्टिव से एक एवेन्यू मिले, जहाँ पे वो लोगों को पढ़ा पाए और बता पाए और लैंग्वेज सिखा पाए फन एंड इंटरैक्टिव वे में। और जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल है उसको और यूटिलाइज करा जाए, राइट। और इसके अलावा लोगों में ये इंस्पिरेशन डाली जाए कि आप रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा इंटरनेशनली भी जो और लैंग्वेजेस हैं उनको कवर करें। अगर हम ये 4 बाहर की लैंग्वेजेस को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज्यादा एशिया कवर हो जाता है, क्योंकि साउथ एशियंस हम खुद हैं, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया कवर हो जाता है अगर हम ये 4 लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। बचता है सिर्फ हमारा ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली काम करते हैं। तो आप समझिए कि हमारे इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑलमोस्ट पूरा एशिया कवर कर सकते हैं। वो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा हमारे, एटलीस्ट हमारे लिए, जो कि शायद हमारे कंपेटिटर्स विद इन एशिया या फिर आउटसाइडर्स के लिए रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाहर के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ आके हमारे साथ काम कर सकते हैं इन लैंग्वेजेस पे, और हम बाहर जाके पढ़ा सकते हैं इन लैंग्वेजेस में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ये चीज़ बचपन से सिखाई है। एंड बहुत सारे और एवेन्यूज मिल सकते हैं इसी के थ्रू, एंटरटेनमेंट खुल सकती है, क्योंकि हमें नॉर्मल भी अगर बेसिक लैंग्वेज समझ में आती है तो हमारे बच्चे जो एंटरटेनमेंट या आर्ट को लेके मिक्स मैच करके, क्योंकि उन्हें समझ आता है बेसिक, वो नई चीज़ें ईजाद कर सकते हैं और नए लोगों के साथ मिलकर और नई चीज़ें कोलैबोरेशन में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि शायद रेयरली अभी होता है बट रेयरली होता है। तो ओवरऑल इंडिया तो यूनाइट होगा ही होगा। हाँ, हो सकता है हम फ्लैग बेयरर्स बन जाए पूरे एशिया को एक दिन यूनाइट कर देने का। कुछ को हम हटा देंगे लेकिन बाकी जो बच्चे उनको फिर हम लैंग्वेज बैरियर हटा के मिला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज और प्लस है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर किसी को डाउट्स एंड क्वेश्चंस आते हैं तो गलत इंसान, गलत आउटलेट या फिर मनी में ही कुछ गलत सोच के अबैंडन करने की बजाय रिलीजन को अपने या किसी और के या करवाने की बजाय, या हेट स्पीच या फिर कहते हैं ना बहुत ही एग्रेसिव लेकिन एथियस्टिक माइंडसेट रखने की बजाय ये भी किया जा सकता है कि हम आउटलेट्स प्रोवाइड करें कि हेल्पलाइन नंबर हो, जहां पे अगेन नॉट जस्ट दी एंकर्स बट और अलग लोगों को जो कि खुद भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको वन ऑन वन डिस्कशन का मौका मिले उन लोगों के लिए जिनको अलग से डाउट है लेकिन वो लाइव में शाइनेस की वजह से या फिर लैक ऑफ टाइम की वजह से पूछ नहीं सकते हैं। और इसी के सबसेट में एक और चीज है कि हम लाइव शो में भी कुछ कॉल्स अलाउ कर सकते हैं जहां पे लाइव लोगों को क्वेश्चंस अगर हो तो वो पूछ सके और वहीं पे ऑन द स्पॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स उस रिलीजन के या किसी और रिलीजन के जो लोग हैं उनके सबके डाउट्स क्लियर कर सके। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होगी और इसकी वजह से भी एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। एंड या मतलब वी कैन एज अ कंट्री, एज अ नेशन, ये बहुत ही अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है नैरेटिव के डेमोक्रेसी में सब कुछ बताया जा, मतलब आपको आज़ादी है चीज़ें करने की, स्पेशली अपना रिलीजन फॉलो करने की। पर डेमोक्रेसी में किसी ने ये भी तो नहीं कहा ना कि आपको ये आज़ादी नहीं है कि आप एक ऐसा आउटलेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चैनल्स में एक ऐसा आउटलेट बना दे जहाँ पे हर बच्चे को हर तरह का विद इन दैट रीजन जो भी प्रैक्टिस किया जाता है उसका नॉलेज दिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो क्वेश्चंस पूछे, डाउट क्लियर करे और वो एक ऐसे इंसान बने कि जिनके माइंड में कभी भी इस फैक्टर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो और वो अपने आप में यूनाइटेड फील करे। अगर हम इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर फैक्टर बहुत बड़ा पेन रहा है हमारी आर्मी के लिए भी और हमारे पूरे देश के लिए, और शायद अगर आप सुन रहे हैं पीएमओ ऑफिस से या पीएम खुद, आपके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है ये। शायद ये चैलेंज
ले अगर हम, और अगर आपको लगता है कि नहीं लूप होल्स हैं, तो उन लूप होल्स पे थिंक टैंक बिठा के डिस्कशन करके हम उसको अगर हटाएं और इस सोल्यूशन को लगाएं, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। और हम पहली ऐसी डेमोक्रेसी बनेंगे जिन्होंने सिर्फ फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग द रिलीजन ही दे के रखा है। हमने इतनी फ्रीडम दे रखी है या फिर इतनी नॉलेज दे रखी है कि भाई रिलीजन का एक्यूरेट स्क्रिप्चर्स हर किसी को पता है, प्लस उससे एसोसिएटेड लैंग्वेजेस में हम मास्टर हैं। हम इस एरिया, इस डोमेन में लोगों को अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम ऐसी चीज कर रहे हैं जो शायद पूरी दुनिया में किसी ने नहीं करी है। और लोगों को वो मौका नहीं दे रहे हैं कि जैसे अगर आप बात कर लीजिए कि हिंदू है, सिख है, ईसाई है, या आपका पारसी है और जू है, इस बुद्धिस्ट है, इस देश में वो कहीं ना कहीं रिलीजन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो सिमिलर लाइफ जी रहे हैं लेकिन सेम लाइफ नहीं जी रहे हैं, जबकि वो सिटीजन इस देश के हैं। अपेरेंटली उनकी लाइफ काफी हद तक क्लोज होनी चाहिए, बट फिर भी बहुत हद तक दूर हो जाती है, और वो एक अपने बबल में जी रहे होते हैं, और वो रिलीजन है, वो बबल रिलीजन का है। अब ये जब बबल आप पास में आते हैं तो उसमें कुछ ना ब्लाइंड स्पॉट रह जाते हैं, कुछ स्पेसेस रह जाती हैं। वो क्यों है? क्योंकि आप एक तरह से अपने बबल में जी रहे हैं, आप अपने में ही मगन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई गरज है। अब इसमें क्या होता है, या तो आप पूरा वो बबल बस्ट करिए, इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉलोइंग द रिलीजन, जो कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल अपोज कर देगा, जो कि करेक्ट सोल्यूशन नहीं है। इसी के रिवर्स में एक सोल्यूशन ये है कि कहीं ना कहीं जो ये जो ब्लाइंड स्पॉट बनता है दो बबल्स के बीच में, ये सिंपली लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द रियल स्क्रिप्चर्स, अबाउट द रियल लैंग्वेज, और एल्स दिस लैक ऑफ, यू कैन से, ट्रांसलेशन accessible to entire India about any other scripture possible about of the religion जो इस रीजन में फॉलो होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आउटसाइडर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं, एनजीओ घुसेड़ते हैं, ऊटपटांग लोगों, ब्लॉगर्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स, बिजनेसमैन, सिटीजन्स, इन्फिल्ट्रेटर्स, इन सबको, या फिर हमारे बीच में इंक्रोचमेंट करने वाले, या फिर वीजास पे रहने वाले जितने भी आउटसाइडर्स हैं जो कि हमारे कंट्री के नहीं है, हमारे एनिमी स्टेट से हैं और हमारे लिए एनिमी वाला माइंडसेट रखते हैं, उनको मौका मिलता है। और वो छुप छुपा के, क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते हैं, इस बात का फायदा उठाते हैं कि लोग अपने बबल में हैं और उनके बीच में एक स्पेस है, और उसमें फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, या फिर कई बार तो नफरत का बबल डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन सिटीजन है, जो शायद अपने अपने रिलीजन के बबल में जी रहा होता है, वो दूर से दूर जाता हो जाता है, और अगर नहीं भी जा रहा होता है तो दुनिया को ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर है। तो इस चीज को शायद हम इससे रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी बात सुनने के बाद लगा हो कि नहीं मैम, आपकी बात में दम नहीं है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, तो ठीक है, आप मुझे रिस्पेक्टफुली बताइए, रीजन के साथ, लॉजिकल रीजन के साथ मैं हाथ जोड़ लूंगी। और अगर आपको लगता है नहीं दम है, अच्छा आइडिया है, बट थोड़े से फ्लॉज हैं, तो ठीक है, एज ए नेशन डिस्कस करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं और प्रोटोटाइप्स बनाना चालू करते हैं, ऐसे शोज के, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के, ऐसे एक पूरा सिस्टम के जरूरत पड़े तो कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट जो अपने आप को वॉलंटियर करे और वो सोचे कि नहीं हम वॉलंटियर करेंगे, वी वांट टू सी दिस काइंड ऑफ चेंज इन आवर सोसाइटी, तो अगर वॉलंटियर लिस्ट बना सकते हैं और फिर हम प्रोटोटाइप्स को प्रोटोटाइप बना के उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस है एज पर जस्ट सजेशंस ऑफ द पीपल देमसेल्फ, हम इस चीज को और फर्दर फिक्स करके एक प्रॉपर सिस्टम बना सकते हैं, जिस सिस्टम से सिर्फ हमारा देश नहीं, शायद हो सकता है पूरी दुनिया को बेनिफिट मिले, और हम उनके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि इन्होंने एक नई चीज बना दी और उसके अंदर इतने लोगों को इतना सारा एम्प्लॉयमेंट और एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे हैव बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री टू डू सो। एज एन इंडियन, आई ऑलवेज वॉन्ट टू डेवलप समथिंग, डू समथिंग विच नो वन हैज एवर डन, so that even Western media gets forced to say this is one new innovative thing and the first ever country to do so or invent is our Bharat. Bye.